नहीं, लगातार मांग की है, पिछले बजटों में भी की है। अभी भी रेल पे चर्चा जो द्वितीय फेस होगा 10 मार्च के बाद, उसमें रेल पर चर्चा आएगी। चर्चा को भी दोहराएंगे। चर्चा के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कई बार मंत्री, रेल के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, उन सबसे मिलके आजमगढ़ के लिए प्रमुख रूप से दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, लखनऊ और इलाहाबाद के लिए लगातार हमारी मांग जारी है। और आपके माध्यम से कहता हूँ, ये मांगें, ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक ये काम हम नहीं करा लेंगे। दोहरीकरण का भी मामला है, आपके बनारस से गोरखपुर वाया आजमगढ़ का भी मामला है, जो कि अभी केवल कागजों में है। पिछले सांसद जरूर वाहवाही लेने की कोशिश बहुत किए, लेकिन जब कागजों को खंगाला गया तो आज तक वो योजनाएं सैंक्शन नहीं है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, हम कोई बड़बोलेपन की बात नहीं, लेकिन मेरा प्रयास सार्थक रहेगा, पूरा ईमानदारी से रहेगा, और जब तक नहीं करा लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। और जिस दिन से घटना हुई है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी समाजवादी पार्टी प्रेस के माध्यम से, संसद के माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म पर ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस बात का जवाब नहीं है। कल ही मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि 49 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। अगर 49 करोड़ के स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की गिनती कर सकते हैं, तो आखिर मृतकों की गिनती क्यों नहीं दे पा रहे? आखिर जो लोग अभी भी लापता हैं, उनकी गिनती क्यों नहीं दे पा रहे? और मैं समझता हूँ शंका इस बात की है कि जो लोग लापता हैं वो भी कहीं ना कहीं आज शायद दुनिया में नहीं है, क्योंकि तभी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, अफजाल साहब का मैंने सुना नहीं बयान, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, इस समाजवादियों पे मुकदमा होना कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। अभी कल ही रात लखनऊ में जिस तरह का तांडव चल रहा है मनीष जगन अग्रवाल जी को लेकर, कोई मामूली बात है? और आज मैं सुबह देख रहा हूँ मीडिया पे, सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास के सामने छावनी बन गई है। अब सोचो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास के सामने छावनी बना दे रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोग क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि इनके पास अपनी उपलब्धि बताने को, अपने किए हुए कामों को बताने के लिए कुछ नहीं है। केवल प्रशासन के लोग जो छावनी बनाने में लगे, अगर इतना ही प्रशासन कुंभ की व्यवस्था में लगाए होते तो शायद इतने लोगों की जान न गई होती। लेकिन उधर ध्यान नहीं था, उधर केवल विज्ञापन हो रहा था, प्रचार हो रहा था, प्रसार हो रहा था, और सीना ठोका जा रहा था कि हम ये कर रहे हैं, हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं। और हालत ये है ट्रैफिक का, मैं समझता हूँ अभी पिछले मौनी अमावस्या से लेके अब तक क्या स्थिति है आपके सामने है सब। पिछले 10-15 दिनों से पूरे इलाहाबाद से लेके पूरे पूर्वांचल या इलाहाबाद के लिए जहाँ जहाँ से भी रास्ते आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की। तो सर, मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गया है पूरा मिसमैनेजमेंट का शिकार है पूरी तरह से। केवल ये जो शैली है भारतीय जनता पार्टी की काम करने की, केवल विज्ञापन करना, प्रचार करना, प्रसार करना, अगर उस शैली की बजाय इन्होंने कोई बेहतर काम करने का प्रयास किया होता, इतने बड़े जो क्राउड के मैनेजमेंट के जो लोग, अनुभवी लोग हैं, उनका अगर इस्तेमाल किया होता। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हर मामले में एक्सपर्ट हैं, उनको किसी एक्सपर्ट की राय की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब खुद ही सब एक्सपर्ट है तो फिर इसके आगे क्या कहना है। जब आप लोग को सवाल उठाते हैं तो कहते हैं सनातन विरोधी हैं, आप लोग हिंदू विरोधी हैं। उनसे हमें प्रमाण नहीं चाहिए। और आखिर वो हैं क्या जो प्रमाण दे रहे हैं? आखिर वो हैं क्या प्रमाण दे रहे हैं? और हम समाजवादियों के लिए फक्र का विषय है, श्रद्धेय नेताजी के लिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए, जो भाव या जो प्रमाण शंकराचार्य महोदय ने दिया हो, उनसे बड़ा तो मैं नहीं समझता धर्म में किसी की बात का कोई वैल्यू है। जब उन्होंने ठहराया कि पिछला कुंभ शानदार हुआ था, बेहतर हुआ था, अच्छी व्यवस्थाएं हुई, संतों को सम्मान दिया, वो चीजें अब हमें इनसे प्रमाण पत्र लेने की थोड़ी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। सर, मिल्कीपुर में वोटों की डकैती, चुनाव आयोग को 500 लिखित एप्लीकेशन दी गई, शिकायतें दी गई, एक भी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हम लोगों ने मजबूर होकर संसद के अंदर चुनाव आयोग के लिए कफन का इंतजाम किया। जनता आएगी मैदान में। ये उपचुनाव में प्रशासनिक तांडव के मात्र से जनता देख रही है हर चीज का, और सबका जवाब देगी। और अभी लोकसभा में दिया है, कोई नई बात नहीं है। तो क्या लग रहा है लोकसभा में बहुत बेईमानी के बावजूद हमारे अलायंस की 43 सीटें जीती।
5 सीटें काउंटिंग में हराई गईं और काउंटिंग से पहले की जो बेईमानी थी वो अतिरिक्त थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो 43 की जगह 60 से ज़्यादा सीटें हम लोग लोकसभा में जीत चुके थे। क्या रणनीति रहेगी सर 27 के लिए? अब रणनीति बता देंगे तो रणनीति का तो आगे वो दूसरा इंतजाम कर, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, पीडीएफ परिवार प्रदेश का जनमानस आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा होगा और मैं समझता हूँ इस तरह की हर बेईमानी का जवाब जनमानस लोकतांत्रिक तरीके से देगा। जो वक्फ की ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निगाह है। रक्षा की ज़मीनें लोगों को कौड़ियों के भाव बेची गई, रेल की ज़मीनें बेची गई, अब वक्फ की ज़मीनों पर इनकी निगाह है। क्योंकि जो वक्फ का आज का कानून है, इस कानून के हिसाब से ही ये ज़मीन नहीं कब्जा कर सकते थे, इसलिए कानून में संशोधन लाए हैं। जेपीसी बनी ज़रूर थी, अच्छी बात थी, लेकिन जेपीसी में किसी भी विपक्ष के सांसद की कोई भी राय, कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। और हद तो तब हो गई जब उनका असहमति पत्र जो होता है, जो संसद किसी भी सांसद को समिति में हक है कि वो असहमति पत्र दे सकता है और वो कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा होता है, वो कमेटी की रिपोर्ट का भी हिस्सा नहीं बनाया गया था। इसीलिए जब अभी परसों पेश हो रहा था बिल, दोबारा समिति का रिपोर्ट आ रही थी, तो हम लोगों ने विरोध किया। विरोध के बाद जरूर गृह मंत्री जी ने भी कहा और स्पीकर साहब ने भी व्यवस्था दी कि उनकी असहमति को इस रिपोर्ट का हिस्सा माना जाएगा। हालांकि बिल का हिस्सा नहीं माना, केवल रिपोर्ट का हिस्सा माना है। तो ये मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग करके वक्फी जो जमीनें हैं, जो जमीनें लोग ऊपर वाले के नाम पर सार्वजनिक हितों के लिए लोग दान करते हैं, उन जमीनों पर बीजेपी के लोगों की निगाह है। और इस कानून को संशोधित करके, अधिकारियों का इस्तेमाल करके और कुछ गैर जरूरी लोगों को उन वक्फ के कमेटी में डाल के ये जमीनें कब्जा करना चाहते हैं। पहले ये बताओ, वो रोजगार कब मिलेगा जो 2 करोड़ हर साल वादा हुआ था? किसानों की आमदनी कब बढ़ेगी? वो जो 100 दिन के अंदर स्विस बैंक का काला धन आना था, वो क्यों नहीं आया? वो जो लोग कह रहे थे कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, तो मैं उन्हीं की अगर परिभाषा के हिसाब से बात करूं तो देश की साख आज़ादी से 75 सालों में सबसे ज़्यादा साख आज गिराई है भारतीय जनता पार्टी ने। 88 रुपये पे पहुंच गए हैं, $1 के मुकाबले रुपये 88 रुपये। तो आप सोचिए, इनका जवाब कब बीजेपी के लोग देंगे? विवादित चीज़ों को लाके, चर्चा को इधर उधर घुमा के, और आप मीडिया के साथियों का उपयोग करके, क्योंकि कोई मीडिया का साथी संख्या नहीं बता पा रहा है, या ऑफ द रिकॉर्ड बताते भी हैं तो वो ऑन एयर आप लोग नहीं दिखा पा रहे हो। तो ये जो केवल इमेज मैनेजमेंट का काम हो रहा है, इससे आगे, इससे ऊपर जाके लोगों के हितों में वास्तव में काम करना चाहिए। तो समाज में किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं है, केवल कुछ कॉरपोरेट घरानों की सुविधाओं के लिए जरूर इस तरह के बजट आते हैं और शगुफे छोड़े जाते हैं। इस समय इस बजट में शगुफा छोड़ा गया कि 12 लाख तक के इनकम टैक्स को, जी सबसे बड़ा वही। और सच ये है उसके बाद 4 लाख का भी एक इन्होंने जारी किया है कि 4 लाख पे इतना लगना है, फिर 6 पे इतना लगना है, 8 पे इतना लगना है। और फिर जब 8वां वेतन आयोग आपने बना ही दिया है तो कितने लोग बचेंगे इस 12 लाख की उसमें? सच ये है कि अगर जीएसटी में कमी होती तो मैं समझता हूँ समाज में हर व्यक्ति को लाभ मिलता बजट का। जो इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के माध्यम से ले रहे हैं और जो पेट्रोलियम पे टैक्स ले रहे हैं, अगर इनमें कुछ कमी की होती तो शायद आम व्यक्तियों को लाभ मिलता इसका।